देखिए, जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में हैं और यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वाला वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 हिंदी के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर लेकर के आया हूँ जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो और बोर्ड एग्ज़ाम में जाकर के आपको पेपर से ही सारे क्वेश्चन, पेपर से ही आपको पूरा जो एग्ज़ाम है वो क्रैक करना है। तो आपको पेपर किस तरीके का एग्ज़ाम में आता है आप लोगों को वो समझना पड़ेगा। तो आइए इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को क्लास 10 हिंदी का एक वायरल पेपर कराने वाला हूं जिसका फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को निरंतर मिलती रहेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं पूरे पेपर को। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि क्लास 10 हिंदी का ये पेपर है और पेपर का जो कोड है वो है 801 DO। अब इस कोड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो पेपर आते हैं उसमें आप सभी लोगों को कोड अलग अलग दिया रहता है। तो आप लोगों को ये वाला पेपर का कोड याद कर लेना है, क्योंकि देखिए ऐसे ही कोड आपके एग्जाम में पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब मैंने इस क्वेश्चन पेपर में जो जो क्वेश्चन कराए हैं आप लोगों को क्या करना है कि इस तरीके का कोड डाल देना है और जो जो क्वेश्चन मैं कराता चलूँगा उस सारी क्वेश्चन आपको अपने नोट्स पे तैयार करते चलने हैं। ठीक है, देखिए 2025 की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो लोग चैनल से जुड़े रहेंगे उन सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स तक आएंगे। अगर आप निरंतर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और निरंतर पेपर वाली वीडियोस को देखते रहोगे, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलेगा और आपको पता चलेगा कि बोर्ड एग्जाम में पेपर किस तरीके का आता है। तो देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि आपको पेपर 3 घंटे 15 मिनट के अंदर पूरा का पूरा करना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी का पेपर बहुत जल्दी कर लेते हैं, बहुत सारे लोग इंग्लिश का पेपर बहुत जल्दी कर लेते हैं, बहुत सारे लोग मैथ का पेपर बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो ये सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको पेपर पर फोकस करना है कि आखिर में पेपर में क्या क्या पूछा गया है और क्या क्या मैंने इस पेपर में रखा है आप लोगों के लिए। 15 मिनट जो होते हैं शुरुआत के पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, यानी कि 15 मिनट में आपको पेपर को पढ़ना रहता है और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी रहती हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो भाई मार्क्स कट जाएंगे। जैसे कि सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है, तो सभी प्रश्न आपको करने पड़ेंगे। इसमें जो जो प्रश्न पूछा जाएगा वो प्रश्न आपको करना पड़ेगा। साथ ही साथ यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ और खंड बा। तो 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ है, एक खंड बा है। अगर मैं खंड आ की बात करता हूं तो खंड आ में आप सभी लोगों के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके सही उत्तर आपको OMR सीट पे देने हैं। किस में देने हैं? OMR सीट पे गोला करके देने पड़ते हैं। ठीक है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। और खंड बा जो पूछा जाएगा, ठीक है, उसमें आप सभी लोगों के 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न आएंगे। क्या आएंगे? 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न आएंगे। अभी मैं आपको पेपर के अंदर बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिए हैं। प्रश्न की जो अंक हैं उसके सम्मुख अंकित किए गए हैं, तो आपको देखने को मिलेंगे। और प्रश्न, जो भी प्रश्न है उसको सबसे पहले आरंभ कीजिए और लास्ट प्रश्न तक करते जाइए। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी, ये सारी चीज़ें आपको पेपर में, बोर्ड एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता रहेंगी। यहाँ पर अनुक्रमांक और नाम अपना फिल कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पेपर के क्वेश्चंस की। ठीक है, कि किस तरीके के पेपर में क्वेश्चंस आए हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस पेपर के खंड का को। खंड का में देखिए आप सभी लोगों के बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो जो लोग चैनल पर नए आए हों, भाई साहब सभी सब्जेक्ट के पेपर आपको इस चैनल पर दिए जाएंगे। तो आप सभी लोगों को पेपर देखने के लिए, पेपर का नॉलेज लेने के लिए चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखना ही होगा। ठीक है, पहला प्रश्न आप सभी लोगों को एग्जाम में ऐसा जरूर देखने को मिलेगा कि सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन ऐसा आता है कि आप सभी लोगों को 4 ऑप्शन दे देगा और उनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, वो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि सही विकल्प का चयन करें। ऐसे थे हमारे बापू, ऐसे थे हमारे बापू। तो ये एक आप सभी लोगों की रचना है, ऐसे थे हमारे बापू। और कह रहा है इसके रचयिता भगवत शरण उपाध्याय हैं। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही होगा कि गलत होगा, तो आपको बताना पड़ेगा। अगला है राहुल संकृत्यानंद की जो रचना है मेरी तिब्बत यात्रा। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए यात्रा वृत्तांत जो है, ठीक है, ये राहुल संकृत्यानंद है, लेकिन ये एक रिपोर्टाज नहीं है। ठीक है, हालांकि रचना तो ये सही है कि मेरी तिब्बत यात्रा एक राहुल संकृत्यानंद जी की रचना है, लेकिन ये एक रिपोर्टाज नहीं है, ये एक यात्रा साहित्य की रचना है। किसकी? यात्रा साहित्य की। ठीक है, अगला है कलम का सिपाही। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है कलम का सिपाही। तो भैया कलम का सिपाही क्या एक जीवनी है?
बिल्कुल सही है, ये वाला राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा कि कलम का सिपाही जो ये रचना है ये एक जीवनी विधा की रचना है। किसकी? जीवनी विधा की रचना है। ठीक है, तो तीसरा वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और बाकी लास्ट दे रखा है अर्धनारीश्वर, एक लेखक हैं, सॉरी अर्धनारीश्वर की जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। अर्धनारीश्वर के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो पहले क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कलम का सिपाही। ठीक है, इसको बिल्कुल सही कर लो आप लोग। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है। ठीक है, तो शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है, तो आप सभी लोगों को बताना पड़ेगा। रांगे राघव होंगे कि धर्मवीर भारती होंगे कि भगवत चरण वर्मा होंगे कि मन्नू भंडारी होंगे। ठीक है, तो शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए इसका राइट ऑप्शन क्या है, आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना पड़ेगा। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है, तो शुक्ल युग का जो नाम है किसके नाम पर रखा गया था, तो आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि शुक्ल युग का जो नामकरण है वो किसके? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर रखा गया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को पता ज़रूर होगा। ठीक है, हालांकि इसका जो राइट ऑप्शन है आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। जिन लोगों ने कमेंट किया इसके राइट ऑप्शन का, मैं उन सभी के कमेंट को फाइनली लाइक करूंगा और इस तरीके से मैं लाइक करूंगा। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि शुक्ला का नामकरण, शुक्ल युग का नामकरण होगा यहाँ पर, तो शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है। ठीक है, तो शुक्ल युग का जो नामकरण है, ठीक है, वो आप सभी लोगों को याद होना चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से किया गया था। किसके नाम से? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो ये आप सभी लोगों के एक लेखक थे। ठीक है, इनके नाम के पीछे आचार्य रामचंद्र शुक्ल था, तो इसी वजह से, ठीक है, जो ये युग था शुक्ल युग, इस वजह से इसका नाम शुक्ल युग रखा गया था। 4 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी खबर आत्मकथा है, तो अपनी खबर जो आत्मकथा है ये किसकी है। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दे रखा है, पांडे बच्चन शर्मा उग्र दे रखा है, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन दे रखा है, श्याम सुंदर दास दे रखा है। तो इसके राइट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाले, यानी पांडे बेचन शर्मा इसके बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? पांडे बेचन शर्मा की। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से तैयार हो जाएंगे जो मैंने सेट में कराए हैं। सेट का कोड आप लोग याद कर लेना, इसके प्रश्नों को रट लेना एकदम। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि शुक्ल युग के लेखक हैं, तो शुक्ल युग के शुक्लोत्तर युग है, शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं? राधाचरण गोस्वामी हैं कि चतुर्सेन शास्त्री हैं कि धर्मवीर भारती हैं कि दौलत राम हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 यानी धर्मवीर भारती शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना, जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में। अगला क्वेश्चन कि नई कविता के महत्वपूर्ण कवि कौन हैं? तो नई कविता के महत्वपूर्ण कवि रामेश्वर शुक्ल अंचल होंगे कि लोचन प्रसाद पांडे होंगे कि डॉक्टर जगदीश गुप्त होंगे कि महादेवी वर्मा होंगी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर जगदीश गुप्त। ठीक है, डॉक्टर जगदीश गुप्त जो हैं ये महत्वपूर्ण कवि हैं नई कविता के। ठीक है, तैयार कर लोगे इस क्वेश्चन को। चलो 7 नंबर क्वेश्चन देखो कि छायावादी युग की रचना है, प्रेम माधुरी है कि उद्धव शतक है कि सारंगधर है कि चित्राधर है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें से राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा चित्राधर, यानी कि छायावादी युग की जो रचना है वो आप सभी लोगों की चित्राधर है। कौन सी रचना है? चित्राधर, चित्राधार होता है इसका राइट ऑप्शन, चित्राधार कर लो, चित्राधार हो जाएगा। ठीक है, धा के पीछे आकर डंडा लगा के चित्राधार इसको कर लेना। अब हम बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है कि साकेत किस युग की रचना है? भारतेंदु युग की है, द्विवेदी युग की है कि छायावादी युग की है कि प्रगतिवादी युग की है? ऐसे क्वेश्चन आप सभी को एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए किस युग की रचना है। ठीक है, बताइए इस युग के फेमस कवि कौन से हैं। ठीक है, बताइए इस युग की कौन सी विशेषता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे। तो साकेत किस युग की रचना है? तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए साकेत आप सभी लोगों की द्विवेदी युग की रचना है। किस युग की? द्विवेदी युग की रचना है ये। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोगों का है कि तार सप्तक के संपादक हैं, तो तार सप्तक के संपादक कौन हैं? तो तार सप्तक के संपादक आप सभी लोगों के अज्ञे हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अज्ञे, यानी कि
सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। तो ये बिल्कुल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी तार सप्तक के संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोगों का है कि गंगा लहरी की रचना है, यानी गंगा लहरी किसकी रचना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंगा लहरी किसकी रचना है। तो ऑप्शन को देखते हैं इसके। चलिए इसके ऑप्शन को अगर मैं देखूं तो भैया ऑप्शन आप सभी लोगों के 4 दे रखे हैं, पद्माकर, ऋतिकाल दे रखा है, भूषण दे रखा है, मतीराम दे रखा है। ठीक है, लेकिन इसमें से इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आप सभी लोगों का पद्माकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पद्माकर। ठीक है, अब देखिए जैसे कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय इनका पूरा नाम होता है, तो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है अज्ञेय। उसी तरीके से ये आप सभी के पद्माकर एक रचना है, तो उनको शॉर्ट फॉर्म में पद्माकर करके लिख दिया जाता है। ठीक है, तो आपको याद कर लेना है कि गंगा लहरी किसकी रचना है? पद्माकर की है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन को बात करें तो कह रहा है कि अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बहुत ही ये देखिए उपसर्ग वाले जितने क्वेश्चन हैं आप सभी को रट लेने एकदम। ठीक है, क्योंकि ये 3 से 4 बार हर साल बोर्ड एग्जाम में वही आता रहता है, अनादर। ठीक है, आप सभी को उपसर्ग जो प्रत्यय हैं ये मतलब गिने चुने हैं आपके एग्जाम में। अगर आप लोगों ने मेरी लगातार चैनल से जुड़े रहे तो आप सभी लोगों को उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया। ठीक है, अलंकार पर इस डिटेल में जो 25 नंबर के जो आप परीक्षा में टॉपिक पूछे जाते हैं उसमें व्याकरण आती है। ठीक है, तो जो व्याकरण आती है उसको मैं एक ही टॉपिक में आपको पूरा करा दूंगा और उसको आपको बस देख लेना है एकदम। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप सभी लोगों को बहुत अच्छी वीडियोस चैनल पर देखने को मिलेंगी जो आपको 95 प्लस तक ले जाएंगी हिंदी में। ठीक है, इतना तो आप सभी लोगों को एग्जाम में स्कोर करके आना ही आना है। ठीक है, तो अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो अनादर शब्द में आप सभी देखिए यहाँ पर अनु दे रखा है, आ दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बड़ा आ दे रखा है और अन दे रखा है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन, अनादर। ठीक है, अनु आ दे रखा है। ठीक है, तो मतलब आप सभी लोगों को ये बहुत आसान होते हैं उपसर्ग और प्रत्यय, इनको आप लोग एक दिन में 25 नंबर पूरे तैयार कर सकते हो ग्रामर के। ठीक है, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। एक वीडियो आप सभी लोगों के लिए लाई जाएगी। पीताम्बर में कौन सा समास है? ठीक है, तो पीताम्बर में कौन सा समास है? पीत है जिसका अंबर। ठीक है, तो कर्मधारय होगा कि द्वत्व होगा कि बहुव्रीहि होगा कि तत्पुरुष होगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों को इसमें बताना है कि पीताम्बर में कौन सा समास होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कर्मधारय समास, सॉरी बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। इसको बिल्कुल सही टिक लगा लोगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन है कि इंद्र का पर्यायवाची है। तो इंद्र का पर्यायवाची कौन है? दिनमणि दे रखा है, सुरेंद्र दे रखा है, महेश दे रखा है, गणेश दे रखा है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन आप सभी लोगों का हो जाएगा सुरेंद्र। क्या हो जाएगा? सुरेंद्र। इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सुरेंद्र हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। विभक्ति वचन पूछ रहा है इसमें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं पर्यायवाची से। देखिए पहले क्या होता था, एग्जाम में पर्यायवाची लिखने के लिए आता था। ठीक है, अब पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, आप लोगों के लिए ही थोड़ा सा आसान हुआ है, क्योंकि पहले हिंदी के पेपर में बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता था। ठीक है, लेकिन अब उतना लिखना नहीं पड़ता है। समझ में आ गया? ठीक है, तो आपको इंद्र का पर्यायवाची सुरेंद्र हो जाएगा। बात करते हैं 14 की, तो उसमें विभक्ति वचन पूछेगा। तो त्वत का विभक्ति वचन पूछ रहा है कि कह रहा है कि त्वत के विभक्ति वचन में सप्तमी बहुवचन होगा कि पंचमी एक वचन होगा कि षष्ठी द्विवचन होगा कि तृतीया बहुवचन होगा। ठीक है, तो अच्छे से देखिए, बताइए कौन सा इसमें आप लोगों का लिंग वचन होगा। ठीक है, कौन सा लिंग वचन होगा? राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि षष्ठी होगा, और अगर वचन की बात करें तो द्विवचन होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कह रहा है कि मोहन गीत गाता है, रचना की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि इनमें से कोई नहीं, या फिर मिश्रित वाक्य है? ठीक है, मतलब मोहन गीत गाता है। ठीक है, तो मोहन गीत गाता है तो बहुत ही साधारण सा वाक्य है ये। ठीक है, ऐसा तो इसमें नहीं कह रहा कि बातों को घुमा फिरा करके बता रहा हो, तो सीधा बता रहा है मोहन गीत गाता है। अगर घुमा फिरा करके बताता, जैसे कि इधर की बातें कुछ बताता फिर जा करके वो बताता कि मोहन गीत गाता है। ठीक है, तो सरल वाक्य है, एकदम स्पष्ट बात कह दी गई, तो सरल वाक्य आप सभी लोगों का ये हो जाएगा कि मोहन गीत गाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष पुल्लिंग हो तथा अन्य पुरुष में हो तो उसे कहते हैं। फिर से क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है कि जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन पुरुष वचन और पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में हो तो
कौन सा आप सभी लोगों का प्रयोग होगा, कर्मणी प्रयोग होगा कि कर्तरी प्रयोग होगा कि भावे प्रयोग होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए जब आप व्याकरण पढ़ोगे तो सीधा का सीधा ऐसी लाइन आपको देखने को मिलेगी, सीधी एकदम लाइन ऐसी होगी कि जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन पुरुष वचन, इसके बाद देखिए यहाँ पर वचन कॉमा लगा करके वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में हो तो इसका राइट ऑप्शन सीधा आपको देखने को मिलेगा डेफिनेशन के फॉर्म में, तो उसे हम लोग कहते हैं भावे प्रयोग। क्या कहते हैं? भावे प्रयोग। ठीक है, ये कुछ चीज़ें जो आपके हिंदी में क्लास 10th में जुड़ी हैं, ये नई चीज़ें हैं। ठीक है, और इनमें आपको ज़्यादा समय नहीं गंवाना है, केवल 5 से 10 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको इन पर तैयार कर लेने हैं और आपका 1 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ठीक है, हर एक टॉपिक से 5 से 6 क्वेश्चन करा देंगे तो वहाँ से आप लोगों का 1 नंबर, मतलब कि टोटल 20 में 20 नंबर आपका पूरा फिक्स हो जाएगा। ठीक है, जो ये आपके प्रयोग हो गए, कर्मणी प्रयोग, कर्तरी प्रयोग, भावी प्रयोग, यहाँ पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य वाले जितने जो भी प्रश्न है ना, सभी में आपको एक एक क्वेश्चन, मतलब 10-10 क्वेश्चन करा दूंगा। एक एक क्वेश्चन आपका मतलब एक एक नंबर जो है ना, वो आप सभी लोगों का कंप्लीट पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, बचे हुए क्वेश्चनों को देख लेते हैं, फिर बात करेंगे वर्णनात्मक प्रश्नों की। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है कि संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? सभी लोगों को शुरुआत से पढ़ते चले आ रहे हो कि कितने भेद होते हैं। संज्ञा के 4 भेद होते हैं। कितने? 4 होते हैं, तो आपको ज़्यादा ढूंढना ही नहीं है। देखिए यहाँ पर 8 दे रखा है, 6 दे रखा है, 7 दे रखा है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर 4 कहीं नहीं दे रखा है। ठीक है, सही है कि 4 कि 5 कितने होते हैं? तो कमेंट करके बताओगे 4 होते हैं कि कितने होते हैं? 4। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो रसों की संख्या, रसों की संख्या होती है 7 होती है कि 9 होती है कि 8 होती है? तो रस कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, रस, ठीक है, रस जो ये रस होते हैं आप सभी लोगों के, ठीक है, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, ठीक है, ये सब कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो ये टोटल होते हैं आप सभी लोगों के 9। कितने होते हैं? टोटल 9 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की मैं बात करूं तो रोला में कितने चरण होते हैं? तो रोला में 4 चरण होते हैं। ठीक है, रोला होता है, छंद होता है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। इसी तरीके के बोर्ड एग्जाम से पहले, अर्धवार्षिक से पहले सारे पेपर कराए जाएंगे। ठीक है, जिससे कि एग्जाम में जाओ और पेपर देखो और बस स्टार्ट कर दो लिखना। ठीक है, करना जो भी हो। 20 नंबर क्वेश्चन की कह रहा है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है तो वहाँ पर आप सभी लोगों का उत्प्रेक्षालंकार होता है। कौन सा? उत्प्रेक्षालंकार होता है। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन तो आपको डिफिनीशन याद करनी ही पड़ेंगी कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, अनुप्रास अलंकार क्या होता है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, तभी जा करके ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 तक क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं खंड बा की। देखिए स्टूडेंट, खंड बा पूरी तरीके से आप सभी लोगों का रिटर्न होगा, यानी यहाँ पर आपको अच्छा खासा समय आपका जाएगा। तो भैया 50 नंबर आपको अगर अच्छे से तैयार करने हैं, ठीक है, 50 नंबर अगर आपको अच्छे से तैयार करने हैं तो आप सभी लोगों को एक काम करना पड़ेगा कि ये सारे क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके रखना, चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वर्णनात्मक प्रश्नों में सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों का है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो आप लोगों का गद्यांश आता है, ठीक है, ये गद्यांश टोटल 6 नंबर का आता है और आप सभी लोगों को 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 नंबर के, 2 नंबर के, 2 नंबर के। ठीक है, 2 नंबर के, 2 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को 6 नंबर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों का है कि गद्यांश के पाठ का लेखक का नाम लिखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या लिखिए। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। ठीक है, देखिए इस गद्यांश में आपसे ये कह रहा है कि जो ये गद्यांश आपका दिया गया, इसमें कौन सा ऐसा कार्य है जो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो ये तो आप सब गद्यांश को पढ़ लोगे तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, अगला गद्यांश देखिए, अथवा में एक और गद्यांश आता है कि अगर भैया 2 गद्यांश आते हैं, अगर 2 में से कोई एक गद्यांश आपको करना है, अगर आपको ये वाला करना है पहला वाला तो आप पहला वाला कर सकते हो, आपको दूसरा वाला करना है तो आप दूसरा वाला कर सकते हो। ठीक है, दूसरा वाला गद्यांश है, यह हाथ में कमल दिए बुद्ध खड़े हैं, जिसे छवि छलकती पड़ती है, उभरी नैनों की ज्योत परोसती जा रही है। ठीक है, और ये यशोधरा है, वैसी ही कमल नाल धारण किए त्रिभंग में खड़ी है, और ये दृश्य के महान
ठीक है। ऐसे देखिए ये जो लैंग्वेज होती है, ठीक है, खड़ी बोली भी हो सकती है और आप सभी की अलग अलग भाषाएं होती हैं, ठीक है। ब्रज भाषा हो सकती है, जो लेखक जैसी भाषा लिखता है वो उसी भाषा में अपने गद्यांशों और पद्यांशों को लिखता है। तो भैया ये जो गद्यांश है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है, आप सभी लोगों को इंपॉर्टेंट लगा लेना है और इसके प्रश्नों को अच्छे से पहले स्क्रीनशॉट ले लो। इस गद्यांश का 3 प्रश्न इसके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा जो क्वेश्चन पूछ रहा है कह रहा है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश में कहाँ के दृश्यों का चित्रण किया गया है तो वो बताइए, ठीक है। और ये तीनों के तीनों क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं, जो ये गद्यांश वाले प्रश्न हैं इससे रिलेटेड अगर कोई ऐसा गद्यांश आपके परीक्षा में आ जाए जो आपने अभी तक कभी भी ना देखा हो तो उस गद्यांश को कैसे सॉल्व करके आप पूरे 6 में 6 नंबर ला सकते हो, तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया हुआ है। उसका मैं आप सभी लोगों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि भैया ऐसा गद्यांश आ गया है जिसको आपने कभी पढ़ा नहीं है तो उसको कैसे सॉल्व करें, उसके संदर्भ को कैसे सॉल्व करें, उसके प्रश्न को तीसरे वाले प्रश्न को कैसे सॉल्व करें, उसकी व्याख्या को कैसे करें। तो इस पर डिटेल में वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लेना, ठीक है। अब 2 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक पद्यांश आपको दिया है, जैसा कि गद्यांश आता है उसी तरह पद्यांश आता है और ये पद्यांश आपके परीक्षा में 6 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 6 नंबर का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पद्यांश है। चींटी को देखा वह सरल विरल काली रखा, चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तमकी धागे सी जो हिलडुल, ठीक है। देखिए ये जो भाषा होती है हिंदी खड़ी बोली नहीं होती है, ठीक है, ब्रज भाषा में लिखी जाती है, अलग अलग भाषाएं होती हैं, ठीक है। तो भैया उसी प्रकार से आपको यहाँ समझना पड़ेगा। बस इसकी स्टोरी, बस क्या करना है आपको, इसकी जो स्टोरी है वो आपको अपने दिमाग में फीड कर लेनी है, यानी स्टोरी को तैयार कर लेना कि भैया हाँ इस गद्यांश में पद्यांश में ये स्टोरी थी। तो बस जाकर के जो अंडरलाइन दी जाए, जो रेखांकित किया जाए उसका आप सभी लोगों को क्या करना है कि व्याख्या कर देना है जाकर के एग्जाम में, ठीक है। तो भैया पूरे का जो स्टोरी है आप सभी लोगों को मिल जाएगा आपकी कॉपी, आपकी किताब में, ठीक है। आपके क्वेश्चन बैंक में जाकर के इसको नोट करिए और देखिए कि इसमें कौन क्या क्या स्टोरी इसकी है, क्या क्या इसकी व्याख्या है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी लगा लो। बोर्ड एग्जाम में जरूर आपको ये देखने को मिलेगा। इस कोड को देख लेना और इस कोड में जाकर ये क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझने से पहले मैंने इस कुछ क्वेश्चन को देख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन जैसे इसमें भी आते हैं, जैसे कि संदर्भ तो सभी में भाई समान रहता है, गद्यांश में भी पूछा जाता है और रेखांकित अंशों की व्याख्या जो होती है वो पद्यांशों में भी पूछी जाती है और गद्यांश में भी आती है। तीसरा जो प्रश्न होता है वो पद्यांश में डिफरेंट होता है। इसमें थोड़ा सा आसान क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कहता है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अगर आपको अलंकार आते हैं तो आप देखते ही बता दोगे कि भैया ये जो पद्यांश है इसमें से कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है, ठीक है, आप देखते ही बता दोगे। तो इसके लिए आप सभी लोगों को अलंकार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जितने अलंकार हैं उतने अलंकार पढ़ने पड़ेंगे, या तो भाई जो पद्यांश के हिसाब से तैयार करोगे तो भैया जो पद्यांश में अलंकार आते हैं 3-4 उनको तैयार कर लो, या तो भैया नॉलेज के लिए आप सारे अलंकार तैयार कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो तीनों क्वेश्चन के लिए 2-2 नंबर आपको मिलता है, तो 6 नंबर यहाँ से आपको एग्जाम में टोटल दिया जाता है। चलिए अथवा में क्या होता है, एक और पद्यांश पूछा जाता है। अथवा में एक और पद्यांश पूछा जाता है और उस पद्यांश को करने के लिए आप सभी लोगों को अच्छा खासा समय नहीं, अच्छा खासा स्टोरी लाइनअप तैयार करना पड़ेगा कि भैया ये जो पद्यांश है, ठीक है, इसका स्टोरी क्या होगा। अगर आपको इसका स्टोरी आता है, एक बार में देखोगे सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीरमाला सी, बस आपको याद आ जाएगा कि ये रानी लक्ष्मीबाई यानी कि चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। खूब लड़ी जो रानी थी रानी लक्ष्मीबाई, उनसे उस चैप्टर से उठाया गया ये आपका पद्यांश है। तो बस इसकी पूरी स्टोरी आपको याद हो जाएगी। और पहला प्रश्न आप करो या ना करो, लेकिन रेखांकित अंशों की व्याख्या वाला प्रश्न आप सबसे पहले करने लगोगे, ठीक है। तो मेरे मतलब से ये है कि भैया पद्यांश पढ़ लो और पद्यांश पढ़ने के बाद बस उसकी स्टोरी को अच्छे से तैयार कर लो। क्या तैयार कर लो? उसकी स्टोरी को अच्छे से तैयार कर लो। और एग्जाम में जब स्टोरी तैयार हो जाएगी तो भैया ये जो क्वेश्चन पहला आता है कि इसके कवि कौन है और इसके शीर्षक का नाम लिखिए, बस तुरंत लिख दोगे, समय नहीं ज़्यादा आपको गंवाना पड़ेगा, ठीक है। तो बस स्टोरी अच्छे से तैयार कर लो, बस बात खत्म। तीसरा प्रश्न इसमें पूछा गया कि स्वतंत्रता एवं आशा का विलोम शब्द बताइए, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है ना। बस ये देखिए अलंकार पूछा जाता है इसमें, ठीक है। इसमें आपसे पर्यायवाची पूछा जाता है, बस इन्हीं के मतलब जो ये पद्यांश दिया रहता है इसी के अंदर से जो कुछ पूछा जाता है इसी के अंदर से पूछा जाता है, कुछ भी चीज़ बाहर से नहीं पूछी जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ अलंकार पूछ लिया गया, यहाँ पर विलोम शब्द पूछ लिया गया, किसी अन्य में पर्यायवाची शब्द पूछ लिया जाएगा, ठीक है। हो सकता हो किसी
तीसरे में पद्यांश में किसी अलग टाइप के पद्यांश में उसमें क्वेश्चन ही इससे पूछ दे। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी से तैयार है तो मेरी पूरी गारंटी है कि आप 6 में 6 नंबर पूरे के पूरे ले आओगे। ठीक है, बस स्टोरी तैयार कर लीजिए। स्टोरी तैयार कर लोगे तो भैया उसके चैप्टर का नेम एक से दो बार तो जरूर पढ़ोगे, देखोगे, और फिर तो मेरी पूरी उम्मीद है कि आप संदर्भ व्याख्या सब कुछ कर लोगे पद्यांशों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या लिखिए? संस्कृत का जो ये गद्यांश है इसका आप सभी लोगों को संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। जैसा कि आप सभी लोग अभी तक देखते थे गद्यांश और पद्यांश में, गद्यांश और पद्यांश में आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती थी, संदर्भ लिखना होता था और एक क्वेश्चन तैयार करना पड़ता था जिसके लिए आप सभी लोगों को 6 नंबर दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर आप सभी लोगों को संदर्भ करना है और उसकी हिंदी में उसका अनुवाद करना है, और जिसके लिए आप सभी लोगों को 5 नंबर दिया जाएगा। कितना नंबर? 5 नंबर दिया जाएगा। तो अच्छे से पढ़ लीजिए, वरना इसका स्क्रीनशॉट ले लिए इस संस्कृत के गद्यांश का। और ये जो संस्कृत का गद्यांश है ये बोर्ड एग्जाम में भाई बहुत बार आया है, 2023 में, 22 में, 24 में बहुत बार पूछा गया है। तो 101% ये 25 के बोर्ड एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, कि ऐसा कर्मवीरा संस्कृति कुर्वन, देखिए, कर्मणि जिजी विच्छेतम, ठीक है, समा अति अस्या उद्घोष, ठीक है, पूर्व कर्म तदंतरम फलम अति अस्माकम संस्कृति नियमा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूछा गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है जिसको आप सभी लोगों को तैयार करना है एग्जाम के लिए। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, इसकी पूरी स्टोरी की तरह हिंदी तैयार कर लेनी है। फिर से कह रहा हूँ, अगर आप मतलब कि सेंटेंस बाय सेंटेंस अगर हिंदी तैयार करोगे तो भूल जाओगे। बस क्या करिएगा, एक बार इसको देख लीजिएगा और इसकी कोई एक चीज़ पहचान लीजिएगा, कोई एक चीज़ पहचान लीजिएगा और बस उस चीज़ को पहचान करके रखिएगा और स्टोरी तैयार कर लीजिएगा। और जैसे बोर्ड एग्जाम में आए बस वो चीज़ अगर आपको दिख जाए तो बस उसमें वही स्टोरी आपको लगा देनी है, बस काम खत्म, आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। अथवा में देखिए एक और पूछा गया, अथवा में आप भाई 2 आते हैं तो करना तो एक ही पड़ेगा, जो आपको आसान लगे आप वो कर सकते हो। जैसे इसमें पूछा गया एकदा बहवा जना धर्मानाम, ठीक है, और यह नगरम प्रति गच्छन्ति सम तेषु केच्छति, ठीक है, ग्रामीणः केचचि नागरिका आसन। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूछा गया है। अगर आपको ये आसान लगता है तो बोर्ड एग्जाम में आप ये आज करके आओगे, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में ये आसान लगता है तो आप ये करके आओगे। जो जिसमें भी आप कॉन्फिडेंस हो, जो आपको सरल लगे, आप वो बोर्ड एग्जाम में करके आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, और यहाँ पर देखिए जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ सारी की सारी चीज़ें बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप सभी लोगों को नॉलेज हो जाएगा कि 70 में 70 का जो हिंदी का पेपर बनता है क्लास 10th में, वो कहाँ कहाँ से बनता है और किस तरीके से हमको अपनी तैयारी करनी है जिससे कि मैं 95+ इसमें ला पाऊँ। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, निम्नलिखित दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब देखिए संस्कृत का क्या पूछा गया, पद्यांश पूछा गया है। क्या पूछा गया है? संस्कृत का पद्यांश पूछा गया। अभी गद्यांश पूछा गया था, पद्यांश पूछा गया है। पद्यांश तो बहुत आसान है, 2 से 3 लाइनों का आता है, श्लोक समझ लो केवल। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसकी। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि संस्कृत का जो पद्यांश होता है उसमें आप सभी लोगों से श्लोक पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? श्लोक पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए श्लोक दे रखा है कि बंधनम मरणम वापी ज्यो वापी पराजया उभयत्र समो वीरा भावे ही वीरता मानव। अब देखिए अथवा करके एक और आया है कि मानव हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचति कारम हित्वार्थवान भवति लोभम हित्वा सुरखी भवेत। तो इसका मतलब ये है कि भैया जो आपको आसान लगता है, जो आपको कंफर्टेबल हो, जिसकी हिंदी आपको बहुत अच्छे से आती है और जिसके चैप्टर का नेम आपको पता है, बस उसको कर दीजिए। 2 + 3 यानी टोटल 5 नंबर आपको यहाँ से पूरे 5 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का, यानी सॉरी इस पेपर का, हिंदी के जो पेपर का 5वां क्वेश्चन है वो आप सभी के एग्जाम में आता है खंड काव्य का। किसका? खंड काव्य का आता है। आप सभी लोगों ने नाम सुना जरूर होगा। ये खंड काव्य क्या होता है? तो खंड काव्य आप सभी के परीक्षा में 3 नंबर का पूछा जाता है और ये 1 आता है, इसलिए इसका 1 नंबर मतलब 1 आता है। तो भैया 1 के लिए 3 नंबर मिलते हैं, तो टोटल नंबर आपको यहाँ से 3 मिल जाते हैं। कितने मिल जाते हैं? 3 नंबर। तो जितने लोगों को खंड काव्य नहीं पता कि कहाँ से और कैसे तैयार किया जाता है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि भैया आप जिस भी ज़िले से हो, आप अगर कानपुर से हो, आप अलीगढ़ से हो, ठीक है, आप अगर आप इलाहाबाद प्रयागराज से हो, तो आपको वहाँ के हिसाब से, अपने ज़िले के हिसाब से आपको खंड काव्य जो है वो तैयार करना रहेगा। ठीक है, क्या तैयार करना रहेगा? खंड काव्य।
आप अपने टीचर से एक बार मतलब कि पूछ लें कि हमें खंड काव्य कौन सा तैयार करना है, तो जो भी खंड काव्य वो बताते हैं वही खंड काव्य आपको तैयार करना है। जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए मैं बताऊं तो कानपुर में जो भी कानपुर से स्टूडेंट बिलोंग करते हैं, मतलब कानपुर ज़िले से जो बिलोंग करते हैं मेनली, उनको ज्योति जवाहर तैयार करना रहता है। कौन सा? ज्योति जवाहर, ठीक है, तो वो ये तैयार करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं खंड काव्य हो चुका, जो भी जिस भी जिले से आप बिलोंग करते हो उस जिले के हिसाब से आपको खंड काव्य तैयार करना है। तो इस वजह से एक बार कोचिंग या फिर ट्यूशन या फिर स्कूल के जो भी टीचर हैं उनसे एक बार कन्फर्म ज़रूर कर लें, ठीक है, इस तभी तैयार कर रहे हैं। वरना आप लोग दूसरा इधर उधर कोई खंड काव्य तैयार कर लोगे और बोर्ड एग्जाम में वही करके आओगे, क्योंकि नहीं लिखा रहता है कि कानपुर का ये है, अलीगढ़ का ये है, प्रयागराज का ये है। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं लिखा रहता है। यहाँ पर केवल यही लिखा रहता है कि बस खंड काव्य कीजिए, बस इतना लिखा रहता है और आपको पता है तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। आगे इस पेपर के और भी क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं और यहाँ से आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसको करने में आपका बड़ा मन लगता है। जैसे कि आपका लेखक का जीवन परिचय हो गया, ठीक है। आगे जैसे कि आप सभी लोगों का कवि का जीवन परिचय हो गया। बच्चे बहुत रटते हैं इस चीज़ों को, लेखक का जीवन परिचय, कवि का जीवन परिचय, इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से तैयार करते हैं क्योंकि उनका मन लगता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा जीवन परिचय आपको तैयार करना है इस पेपर के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इसके साथ जयशंकर प्रसाद, ठीक है, इसके साथ जयशंकर प्रसाद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है आपको क्लास 10 हिंदी के लिए, ठीक है। जयशंकर प्रसाद ये हिंदी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं जो आपको तैयार करने हैं। अब देखिए 3 पूछे गए हैं, 3 में से करना क्या क्या है। तो सबसे पहले जीवन परिचय करिए और साथ ही साथ उनकी प्रमुख रचनाएं लिखिए। कम से कम 5 से 10 रचनाएं लिख देना। 3 नंबर जीवन परिचय का, 3 नंबर जीवन परिचय का और 2 नंबर आपको रचनाएं का मिल करके टोटल 5 नंबर आपको यहाँ से दिया जाता है। कितना नंबर? 5 नंबर दिया जाता है, जिसके अंक देखिए 5 नंबर यहाँ पर दे रखा है। इस पेपर का देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है छठे का कि निम्नलिखित कवियों में से कवि का जीवन परिचय दीजिए और साथ ही साथ उनकी रचना लिखिए। तो 5 नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है और आप सभी लोगों के मेरे हिसाब से सुमित्रानंद पंत, सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा का तैयार कर लेना है। फाइनली इसमें देखिए सुमित्रानंद का पूछा गया है, देखिए सूरदास का पूछा गया है और आगे यहाँ पर देखिए अशोक वाजपेयी का पूछा गया और महादेवी वर्मा का पूछा गया। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने महादेवी वर्मा, देखिए लिख लीजिए, नोट कर लीजिए महादेवी वर्मा, ठीक है, नोट कर लीजिए। पहला महादेवी वर्मा, ठीक है, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय क्लास 10 कवियों में से महादेवी वर्मा, ठीक है। सूरदास, ठीक है। इसी के साथ आप सभी लोगों का तुलसीदास और एक तैयार कर लीजिए जैसे कि सुमित्रानंदन पंत, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत। तो ये 1 2 3 4 जीवन परिचय आपको कवियों में तैयार करने हैं और इसके बाहर कोई जीवन परिचय आपको आपके पेपर में आपको नहीं देखने को मिलेगा। इन चारों में से कोई एक जीवन परिचय आपको जरूर फंस जाएगा, पूरी गारंटी है, ठीक है। बस तैयार कर लीजिए इन चारों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो 7 नंबर आपके एग्जाम में थोड़ा सा बड़ा है, जो कि आप सभी लोगों को नया नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं 8 जो है नया टॉपिक है। 7 तो आप सभी को एक श्लोक करना पड़ता है और वो श्लोक आपको करना है जो आपके पेपर में ना पूछा गया हो, ठीक है, वो करना है जो आपके पेपर में ना आया हो। अगर उसको कर दोगे और अगर आपकी किताब का है या नहीं आपके क्लास 10th का ही है तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। क्लास 8 या 9 या 7 का लिख के आओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर देखिए जो ये क्वेश्चन 8 है, यहाँ पर आपको पत्र लिखना होता है। क्या लिखना होता है? पत्र एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप नहीं भी पढ़ के जाते हो और अगर आपको जानकारी है तो आप पत्र को आंसर लिख लेंगे। क्या करेंगे? पत्र का आंसर लिख लेंगे अगर आपको जानकारी है, ठीक है। अगर आपने 1 से 2 बार पत्र को देखा है तो आप आसानी से पत्र को लिख सकते हैं। हालांकि आपको यूट्यूब पर सर्च जरूर कर लेना है कि क्लास 10th के लिए पत्र कैसे लिखें। आपको वीडियो मिल जाएगी, हो सकेगा तो मेरी ही वीडियो आपको मिल जाएगी, वरना आप किसी भी यूट्यूबर की वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, पत्र के टॉपिक को अच्छे से तैयार कर सकते हो। और अगर आपको इंपॉर्टेंट पत्र चाहिए क्लास 10 से रिलेटेड तो उसके लिए आप लोग कमेंट करिएगा कि हाँ भैया हमें बताइए क्लास 10 हिंदी के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पत्र हैं जो हमको तैयार करने हैं, ठीक है। अथवा में आते हैं 2 में से कोई एक ही करना होता है। यहाँ पर देखिए आकस्मिक अवकाश हेतु आपको कोई एक पत्र लिखना है प्रधानाचार्य के लिए और ये आपके बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर का आता है। हालांकि यहाँ पर नंबर इसका अंकित नहीं दिया गया है तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पर 3 नंबर का ये पूछा जाता है। अगर आप दोनों में से कोई एक कर दोगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा।
चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि नहीं 2 प्रश्नों के उत्तर यानी दे रखे हैं 4, ठीक है, तो करने कितने हैं 2, और 2 के लिए कितना नंबर मिलेगा 2 ही मिलेगा। और ये है क्या, तो ये आप सभी को संस्कृत के प्रश्नोत्तर हैं और संस्कृत में ही इनका मतलब उत्तर देना है, ठीक है। देख सकते हो कि स्वर्णस्य सुवर्णस्य किम मुख्यता दुखी अस्ति दानम कृता वर्धते नीरक्षीर विषय हंसस्य का विशेषता अस्ति भूमि गुरुतरा किम अस्ति, मतलब भूमि से बड़ा कौन होता है, ठीक है। नीरक्षीर विवेके दानम, मतलब दान से, मतलब दान देने से क्या होता है, ठीक है, मतलब दानम हित्वा प्रियो भवति, आप सभी लोगों के एक श्लोक पढ़ा होगा, दानम हित्वा प्रियो भवति, ठीक है, दान करने से लोग प्रिय हो जाते हैं। तो ऐसे करके आपको इनका हिंदी में नहीं संस्कृत में अनुवाद देना होता है, मतलब संस्कृत में इसका आंसर देना होता है, अनुवाद नहीं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं और मेरे हिसाब से ये इस पूरे पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। और आप सभी लोगों को पता होगा कि लास्ट क्वेश्चन मतलब कि हमारा जो पेपर है वो समाप्त हो चुका है। और उम्मीद करते हैं जो लोग लास्ट तक बने हैं उन सभी को यहाँ से जो चीज़ें मिली हैं, जो चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं, ऐसी चीज़ें आप सभी को पेपर से पहले अगर मिल जाए तो मान लीजिए कि आपको 70 में 65+ मार्क्स लाना हिंदी या किसी भी सब्जेक्ट हो बड़ा ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपको पेपर की वीडियो चाहिए तो आप पर निरंतर चैनल से जुड़े रहिए, आपको डेली पेपर की वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी, ठीक है। बात कर लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की कि विषय में से कौन सा निबंध आपको लिखना है। जो आपको आपके सामने है, जो आपको जो आपको निबंध आता है वो आप करेंगे। हो सकता हो आपको 3 आते हों, हो सकता हो आपको 4 आते हों, ठीक है, हो सकता हो आपको 5 आते हों, ठीक है, 5 के 5 आते हों। तो करना आपको केवल एक ही है, करना केवल एक ही है और करना एक ही है और एक को ही कर पाओगे क्योंकि समय नहीं बच पाता है। कम से कम 5 से 6 पन्ने में आपको निबंध करके आना है। 7 नंबर आपको इसका मिलेगा। तो देख लीजिए बेरोजगार की समस्या और समाधान, भ्रष्टाचार समस्या और समाधान, विज्ञान अभिशाप या वरदान, राष्ट्रीय सुरक्षा की एकता और इंटरनेट का उपयोग और इसकी हानि। देखो 4 से 5 दे रखे हैं, 5 में से एक ही करना पड़ता है और एक ही कोई करने के आना है, ठीक है। अब अगर आप कमेंट करोगे कि भैया हमको इम्पोर्टेंट निबंध भी बताइए कि कौन कौन से हमें 2025 के लिए तैयार करने हैं, तो उसके लिए भी वीडियो लाई जाएगी। लेकिन आपको इस वीडियो को सपोर्ट करना है, शेयर करना है फ्रेंड तक, ताकि आप सभी की वजह से ये वीडियो अच्छे खासे दोस्तों तक पहुंचे आपके, और फिर इस चैनल पर अच्छे खासे बच्चे जुड़े, फिर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो निरंतर लाई जाएँ। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको होपफुली आपको पेपर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जो मैंने आपको पेपर समझाया है। आज का ये पेपर जिस भी स्टूडेंट ने अच्छे से समझ लिया, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मान के चलिए 70 में 70 नंबर उसके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा।